अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हाल ही में कुमार श्याम जी का वीडियो आया है। उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मैं बकरीद के खिलाफ। कुमार श्याम जी से मेरा ज़्यादा कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन चूंकि उन्होंने एक मुस्लिम कौम को टारगेट किया है, इसलिए मैं उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूं। आपने अपने वीडियो के शुरू में आरोप लगाया, दिन हो चाहे किसी त्योहार के दिन हो, उसका तो मैं विरोधी हूँ ही खुले तौर से। मैं अकेला हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो छुपे रूप में मुझसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी भावना बड़ी पावन है। लेकिन बकरीद के दिन दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में पशु काटे जाते हैं। इस दिन जो पैमाना है पशुवध का, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा काटा जाता है। आपकी जानकारी गलत है, आपको सर्च कर लेना चाहिए था। सही आंकड़ा ये है, सेंटिएंट मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज 3 बिलियन जानवर यानी 3 अरब जानवर मारे जाते हैं, उनका वध किया जाता है। एक और वेबसाइट है आपके सामने, दी वेगन कैलकुलेटर। इसमें आप देखिए, सेकंड के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने जानवरों का वध किया जा रहा है। 3 अरब जानवरों के वध वाला आंकड़ा को हम ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम आबादी कितनी है। दुनिया में मुस्लिम आबादी लगभग 1 अरब 90 करोड़ है और 3 अरब जानवरों का वध किया जाता है। तो मुस्लिम आबादी से ज्यादा जानवरों का वध किया जाता है पर डे। और कुर्बानी हर मुसलमान नहीं करता है, बल्कि परिवार की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी होती है। परिवार में माता पिता होते हैं, बच्चे बच्चियां होती हैं। अगर आप एक परिवार को 4 सदस्यों का मानते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन को 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा और ये पता चलेगा कि 1/4 संख्या के बराबर कुर्बानी होती है। 42-43 करोड़ परिवार बनते हैं और हर परिवार की तरफ से एक कुर्बानी होती है, तो समझ लीजिए 42-43 करोड़ जानवरों की कुर्बानी होती है। एक और बात यह है कि जो बड़े जानवर होते हैं, गाय बैल, वो आप परिवार की तरफ से कुर्बानी उनकी दी जा सकती है। मतलब ये है कि एक बैल की अगर कोई कुर्बानी दे रहा है तो 7 परिवार उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो गाय बैल की कुर्बानी देते हैं उनको अगर देखा जाए तो ये संख्या जो 42-43 करोड़ की संख्या बन रही है, ये और घट जाएगी। जबकि पर डे आपने आंकड़ा देखा, सेंटिएंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब जानवर पर डे ज़बह किए जाते हैं, मारे जाते। तो ये आपका आरोप सरासर गलत है। मुसलमान कुर्बानी के दिन, कुर्बानी ईद के दिन जो कुर्बानी करते हैं उनकी संख्या 40 करोड़ तक होती है, बहुत मुश्किल से। जबकि हर दिन वध किए जाने वाले जानवरों की संख्या 3 अरब है। कहाँ 3 अरब और कहाँ 42-40 करोड़ की संख्या। मेरा विरोध करुणा से, प्रेम से, स्नेह से, दया से, वहाँ से संबंध है। एक जीव के प्रति दया होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है, यही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन कुछ लोग धार्मिक रूप से, कुछ लोग स्वाद के लिए, कुछ लोग मतलब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोगों को ये नहीं लगता है कि ये पाप है। आपने जो आर्गुमेंट पेश किया, बस एक ही आर्गुमेंट था आपका, वो ये था कि इन जानवरों के अंदर जिंदगी होती है, जीवन होता है, उस जीवन को छीनने का हक हमें किसी ने नहीं दिया है, इसीलिए ऐसा करना पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रैक्टिकल में ऐसा करना नामुमकिन है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि पेड़ पौधों में भी जिंदगी होती है। इस वीडियो को गौर से सुनें। We know for some time that plants can respond to single vibrations or to music, but we haven't known why they do that and how. They used specialized lasers to detect these vibrations. My part of the collaboration involves recording the tiny vibrations produced by the caterpillars as they're feeding, analyzing those and reproducing them, playing them back to the plant. And Heidi's part is to look at the way the plant responds chemically to deter those herbivores. The results show that plants ignore vibrations created by non-threatening insects and environmental factors like wind, while turning on defenses when the vibrational sound of chewing happens. A grant from the National Science Foundation will let their team continue this research. Understanding how plants detect and respond to sounds in their environment
gives us new ways to help plants defend themselves against their insect pests. It also opens the window of plant behavior just a little wider, so we see that plants respond to outside influences in their environment in ways that we do, although the exact responses may look a little different. दी साइंटिस्ट के मुताबिक पौधे एक दूसरे से संपर्क भी कर सकते हैं और लाइव साइंस के रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट को दर्द भी होता है और उस दर्द से वो अपने आप पेन किलर भी पैदा करते हैं। उन्हें जब दर्द होता है मिथाइल सैलिसिलेट रिलीज करते हैं जो उनके लिए पेन किलर का काम करता है। इस कीड़े को गौर से देखिए, ये पौधे को खा रहा है। तो आप इस कीड़े को बचाएंगे या पौधे को बचाएंगे? आप जरा फैसला करके मुझे बताना। दूसरा कारण यह है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, क्या इनके कारण जीव जंतु नहीं मरते? दूसरे लफ्जों में, वेजिटेरियन बनने से जीव जंतु नहीं मारे जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? मिसाल के तौर पर आप 1 एकड़ जमीन पर फसल उगाने वाले हैं, इसीलिए उसमें हल चलाते हैं। उसमें कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, जमीन तो खाली नहीं होती है, हर जगह कीड़े मकोड़े होते हैं। वो सब बाहर निकल आते हैं, उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। उसके बाद जब फसल उगती है तो फिर आप कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं जिससे लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। वो भी तो जीव है, उनमें भी तो जीवन है, तो फिर उनके जीवन को छीनने का अधिकार किसने दिया? जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनकी सब्जी जो आती है वो लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को मार करके आती है। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि फल सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। एक किताब है वेजिटेरियन मिथ, राइटर लियर केथ, जो खुद 20 साल तक वेजिटेरियन बनी रही। उसके बाद उनको हकीकत का अंदाजा हुआ तो उन्होंने रिसर्च किया और एक किताब लिख डाली जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स का इन्होंने जायजा लिया जो वेजिटेरियन लोग पेश करते हैं और सबका जवाब दिया है। मैं कुमार श्याम जी से दरखास्त करूंगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़े। तीसरा कारण यह है कि इंसान लाखों करोड़ों मच्छरों, मक्खियों और खटमलों को मार देता है। क्या ये आराम की खातिर मारता है? नहीं, बल्कि सरवाइव के लिए मारता है ताकि उसको खतरनाक बीमारियां ना पकड़ ले। तो जिंदगी की खातिर वो कई जिंदगियों को बर्बाद करता है। तो ऐसे वक्त में कोई वेजिटेरियन उठकर के कहे कि मच्छरों, मक्खियों और खटमलों को नहीं मारना चाहिए, तो उसकी बात कहाँ तक दुरुस्त मालूम होगी? ये इतना आसान नहीं है कि कोई इंसान बिना जीव हत्या के खुद जिंदा रह सके। इसीलिए किसी धर्म ने भी इससे मना नहीं किया है। जानवर वध करने से किसी धर्म ने मना नहीं किया है। अगर मना करता तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। चौथा कारण यह है कि सपोज हमने गोश्त खाना छोड़ दिया, कीड़े मकोड़ों को मारना छोड़ दिया, तो पर्यावरण अपनी असली हालत पर बाकी रहेगा? आप टनों टन अनाज गल्ला उगाएंगे और खाएंगे और जानवरों की संख्या तो सुनामी के लेवल पर बढ़ेगी। क्योंकि सोचिए, आपने रिपोर्ट देखा कि 3 अरब जानवर रोजाना खाने के लिए मारे जाते हैं। अब इनका मारना आपने रोक दिया तो ये 3 अरब पर डे जंगलों में फैलेंगे और हर रोज अगर जंगलों में 3 अरब की संख्या में इनकी आबादी बढ़ती है तो जंगलों में 1 महीने के अंदर 90 अरब जानवर बढ़ जाएंगे और साल में, पूरे साल का अंदाजा करें तो अरबों खरबों जानवर हो जाएंगे। तो क्या हरियाली बचेगी? ये जंगल चट कर जाएंगे, खेत बर्बाद कर देंगे, इंसान भी अनाज गल्ले को तरसेगा। हरियाली खत्म होने से साफ पानी और साफ हवा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर तो क़यामत ही आ जाएगी। येलोस्टोन एक नेशनल पार्क है अमेरिका का। उसमें एक शोध हुआ, 1995 की बात है। वहां चरिंदे यानी चरने वाले जानवरों ने वहां के घास फूस, पेड़ पौधों को खत्म कर दिया था। तब वहां पे चंद भेड़िए भेजे गए थे। उस पार्क में क्रांति पैदा हो गई। देखिए डॉक्यूमेंट्री क्लिप। And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others.
before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. पांचवी बात यह है, 3 अरब जानवरों का वध रुक जाएगा तो मान ले 3 अरब इंसान गोश्त खाना छोड़ करके सब्जियों की तरफ लपकेंगे। यानी सब्जी का डिमांड जो है डबल हो जाएगा। इतनी सब्जियां सरकारें कहां से लाएंगी? तो इसके नतीजे में जंगलों को साफ कर दिया जाएगा खेतीबाड़ी करने के लिए। जंगलों को साफ किया जाएगा तो लाखों करोड़ों जीव जंतु वहां पे मारे जाएंगे। तो इस पर भी आप जरा गौर करेंगे। तो आखिरी बात यह है कि अगर दुनिया में मांसाहारी ना होते तो ना आपका खेत बचता, ना हरियाली बचती, ना सब्जी सस्ती होती, ना आप सही से सांस ले पाते। उम्मीद है कि अपने एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को चेंज करेंगे और इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे कि हम एक को मारते हैं तो लाखों को बचाते हैं। धन्यवाद।